नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। खबर 24 न्यूज हमेशा ऐसे मुद्दों को सामने लाता है जो आपके लिए सुझाव के रूप में होता है। ऐसे में हम बात करें राजस्थान में तो लंपी बीमारी के शिकार गायें हो रही है। ऐसे में हमारे लगातार राजस्थान के अंदर कम से कम 30 से 35 हजार लंपी बीमारी की अचेत में गायों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हम बात करते हैं, आज विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं लंपी बीमारी से एक ही बचाव यानी कि टीकाकरण। हमारे साथ झालावाड़ जिले के डॉक्टर गोपाल जी गुजर हमारे साथ है, जो कि पशु चिकित्सक हैं। लगातार गौवंश की जब बात आती है तो सेवाभावी रूप में एक फोन पर जहां भी इनको बुलाएं वहां पहुंच जाते हैं। लगातार हम बात करते हैं लंपी बीमारी को लेकर कि किस तरह के लक्षण जो है लंपी बीमारी में होते हैं और गौशालाओं में क्या देखभाल हो रही है। सबसे पहले तो नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ पर आपका। लगातार जिस तरह से राजस्थान के अंदर 30-35 हजार जो है गायें बीमारी की शिकार हुई है और सबसे ज़्यादा बाड़मेर और जोधपुर में ये बीमारी है, 13 जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। ऐसे में कोटा संभाग के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में किस तरह से आप गौवंश को बचाने का काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं खबर 24 को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं जी कि आप हमारे हर मुद्दे को इतनी प्रमुखता के साथ और जागरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। मैं सर इस लंपी बीमारी के बारे में बता दूं कि इसके जो लक्षण हैं, जो गौवंश है उस गौवंश के शरीर पर गठान बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। शरीर में पूरे शरीर में गठान हो जाती है जी। इसमें तेज बुखार रहता है, मुंह में भी गठान बन जाती हैं, उनके कारण से सलाइवा अधिक निकलता है, लार अधिक बनती है जी। और जब गठानें ज़्यादा बढ़ जाती हैं शरीर पे तो जो जानवर है उस जानवर के चारों पैरों में सूजन आने लग जाती है। जी बिल्कुल सही है। उन सूजन की वजह से जानवर चारा पानी छोड़ देता है। दर्द वाली ये गठानें होती हैं, उनकी वजह से दर्द महसूस होता है। इस बीमारी से पैरों में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, 104 से 105 डिग्री बुखार रहता है इत्यादि। इसके जो लक्षण हैं, ये प्राइमरी जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के आधार पर ही इस लंपी बीमारी को पहचाना जाता है। डॉक्टर साहब, भारत में लंपी बीमारी का प्रवेश कैसे हुआ? मतलब ये लंपी बीमारी भारत देश में 2019 में जी 2019 में पहला केस पश्चिमी बंगाल में रिकॉर्ड हुआ जी। उसके बाद में ये भारत देश के हर कोने कोने में इसने पैर पसारना स्टार्ट कर दिया जी। अभी वर्तमान में ये हमारे राजस्थान के 13 जिलों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण हमारी गौ माता अकाल मृत्यु के लिए जा रही है। लगातार जिस तरह से डॉक्टर साहब फोन आते हैं गायों की बीमारी को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो लक्षण भी कहीं ना कहीं आपको दिखें क्या? जिस तरह से आप गौशाला में टीकाकरण अभियान कार्यक्रम आपने शुरू किया है, लगातार आप कल बैसोदा मंडी थे और जगह जगह टीकाकरण अभियान गए, तो कहीं ना कहीं इसका जो उपचार, इसका बचाव जो है, कहीं टीकाकरण ही हो? इसका बिल्कुल सर सही फरमाया आपने कि इसका कोई भी बीमारी, वायरस से संबंधित जो बीमारी होती है, चाहे वो कोरोना रही हो, चाहे और कोई भी वायरस जनित जो बीमारियां हैं, उनका उपाय सिर्फ टीकाकरण है। टीकाकरण ही सिर्फ उपाय है। बाकी तो अपन जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको रोकने के लिए हम एलोपैथी का सहारा लेते हैं जी। और अब बात करते हैं कि हमने जो कोटा संभाग में अभी इस प्रकार का लंपी बीमारी से संबंधित कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है जी। फिर भी हमने हर जिला लेवल पे, नोडल लेवल पे, जो तहसील स्तरीय जो नोडल है, वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हुए हैं। प्रत्येक संस्था से जाकर के जो फोन पे हमने सूचना ली जाती है और फिर संकलित करके वो झालावाड़ भेजी जाती है। वर्तमान में हमारे पास किसी प्रकार का कोई केस रिकॉर्डेड नहीं है, फिर भी हमारी टीम पूरी सावधानी से हर जगह का निरीक्षण कर रही है। जैसे ही कोई केस आता है, यदि कोई संभावित भी आता है, तो हम उसको जाकर के मौके पे देखते हैं, उसको सुपरविजन में रखते हैं। यदि कोई बीमारी के जो लक्षण हैं तो उसको हम आइसोलेशन में करवा देते हैं और हमारे सुपरविजन में उसका इलाज होता है। और फिर यदि वैसे तो हमारे यहाँ पर कोई बीमारी है नहीं है जी, फिर भी यदि होगी तो हमारी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि बता दें, राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में इस बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो क्या मतलब वो लोग किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे होंगे और क्या व्यवस्था की गई है उनको लेकर? सर, जैसे सबसे पहले तो इसका बचाव जो आपने बताया कि टीकाकरण ही बचाव है जी।
फिर भी यदि ये बीमारी नहीं आए, सबसे पहले तो जो स्वस्थ पशु है उसके अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है या जो भी पशु चिकित्सक है उनसे टीकाकरण करवा लें जी। दूसरा, जो भी गौशाला हैं, जो भी गौ आवास हैं, जो पशुपालक गाय पालते हैं, उनके लिए जहां गाय पालते हैं उसको बिल्कुल सैनिटाइज करके रखें, डेली साफ सफाई रखें, क्योंकि इसके जो वाहक हैं मक्खी, मच्छर आदि, जुआ, चिचड़ी, इनका सबको बिल्कुल साफ तरीके से रखें। जैसे फिनाइल के पोछे से मक्खी मच्छर दूर हो जाती है, इससे डेली गौ आवास का फिनाइल से स्प्रे करें। और जो जानवरों के ऊपर जुआ चिचड़ी लग रही हैं उसके लिए साइपरमेथ्रिन का उपयोग करें जी। इस तरह से हम डेली जो गौ आवास है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के 2% सॉल्यूशन के साथ भी हम उसको सफाई करवाते हैं, सैनिटाइज करवाते हैं। अभी हमारे वर्तमान में नगर पालिका मंडल की तरफ से भी जी एक पहल करते हुए, एक अच्छा मैसेज देते हुए माननीय चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने पूरे नगर की जितनी भी गौशाला है, हमारे वर्तमान में 2 गौशालाएं संचालित हैं जिसमें 1000 के करीब गौवंश संचालित चल रहे हैं, उन सभी गौवंशों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से लगभग 3 बार सप्ताह में एक बार कर देते हैं। पिछले 2 सप्ताह से लगातार हर सप्ताह में जाकर के वो सैनिटाइज कर रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से। और जो जानवर हमको ऐसा लगता है कि ये लंपी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, यदि कोई बीमार पशु है तो उस बीमार पशु की देखभाल के लिए हम आइसोलेशन वार्ड रखते हैं अलग से और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ी जो बात है कि जो आदमी उस गौ आवास को, उस गौवंश को संभाल रहा है जी, उस आदमी का संपर्क भी बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो गाय चरने के लिए बाहर जाती हैं उनको, गायों को बिल्कुल बाहर चरने के लिए नहीं छोड़ें। तीसरा, जो भी अपन का जो गौ आवास है, जो भी हाथ धो करके, जो अपने पशुपालक हैं जो गायों को संभाल रहे हैं, वो भी दूध का दोहन करें तो हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो करके ही करें। ऐसा सभी को बचाव के लिए हमने जागृत किया हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसे चिंता का विषय माना जा रहा है, ऐसे में दर्शकों को जानकारी ये भी दे दें कि ओलंपिक बीमारी के बाद, दूध निकालने के बाद कहीं ना कहीं बीमारियां का भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ सकती है ये बीमारी। बिल्कुल सर, ये बीमारी वैसे दूध से नहीं फैलती है जी, फिर भी हम दूध को अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से बॉयल करके और दूध पिए तो लंपी बीमारी से ग्रसित गाय भी यदि दूध अपन उसका ग्रहण कर रहे हैं तो भी हमें कोई समस्या नहीं है, उसका संक्रमण खत्म हो जाता है। और इस संक्रमण में जो लंपी बीमारी के लक्षण आते हैं तो गौवंश का दूध है वो अपना प्रोडक्शन घटने लग जाता है, भूख खत्म हो जाती है। तो अपन को पहले से ही उस गाय को, जो गाय गौवंश बीमार है उसको अलग रख देना चाहिए। उस गाय को सावधानी के तौर पर उस दूध को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यदि उपयोग में हम ले रहे हैं तो कच्चा दूध उपयोग में नहीं लें, उसको गर्म करके, अच्छी तरह से गर्म करके ही उपयोग में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। डॉक्टर साहब, देश में गाय को गौ माता के रूप में पूजते हैं हम, ऐसे में हर घर में गाय होना चाहिए, खबर 24 ये संदेश देना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ पशुधन को रखने में कितने फायदे हैं जो परिवार में होते हैं? सर, पशुधन को रखने में बहुत फायदा ही फायदा है जी, क्योंकि अभी एक ये इंडस्ट्री है जो पशुपालन विभाग और एग्रीकल्चर जी, जिसमें भारत देश विकास कर सकता है। हमारा जो पशुपालन है, ये पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके तहत हम उनके खर्चे से ही लगभग 10 गुना कमा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे गौवंश की बात करें, गौवंश को अपन जो खिलाते हैं उसका 10 गुना अपन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु विडंबना यह है कि हमने हमारे गौवंश को जी, जो अपन क्रीम कहें, जो पशुधन का क्रीम है, बिल्कुल, बिल्कुल, उस पशुधन को हमने, जिसको हम गौमाता का दर्जा देते हैं, उस गौमाता को हमने सड़कों पर थैली खाने के लिए छोड़ रखा है, कचरा खाने के लिए छोड़ रखा है। हर पशुपालक को उस गाय की कीमत, उस पशुधन की कीमत को पहचानना होगा कि ये जो दूध है ये कितना पौष्टिक है, इसके जो पंचगव्य हैं वो कितने पौष्टिक हैं। इसी अवधारणा को लेकर के और हमारी जो भवानी ऐसा गौतीरथ सेवा संस्थान भवानी मंडी में संचालित है, जो विकलांग गौमाता की सेवा करती है जी, उसने एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर के हमारे पशुपालन विभाग की टीम को संयुक्त निदेशक डॉक्टर मक्खनलाल द्विवेदी जी के निर्देश के अनुसार जो गौशाला ने एक अपना कदम उठाया कि जितनी भी लावारिस रोड पर विचरण करने वाली, गली मोहल्ले में विचरण करने वाली लावारिस जो गौमाता है जी, उसके टीकाकरण भवानी अहिंसा गौतीरथ सेवा संस्थान कराएगी। उसका सारा खर्चा वहन टीके का भवानी अहिंसा गौतीरथ सेवा संस्थान भवानी मंडी कर रही है। मैं
भामाशाहों से, जो भवानी मंडी के जो भामाशाह हैं, आप हर क्षेत्र में आप भामाशाह के रूप में पहचाने जाते हैं। जी सही है। मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कोरोना में बढ़ चढ़ करके लोगों को खाना खिलाया, हर दवाई किट की उपलब्ध कराई, उसी तरह से आप अपनी नजदीक की गौशाला में जाएं, आप आपके घर पर आई हुई गौमाता के लिए पौष्टिक आहार खाना खिलाएं, आप गौशाला में जाकर के एक दिन का पौष्टिक आहार पूरी गौमाता के लिए दें, कोई भी पौष्टिक आहार की चीज, कोई प्रोटीन की चीज, डाइट, हरा चारा ये गोवंश के लिए खिलाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संदेश होगा और आप जिस तरह से पहचाने जाते हैं उसकी एक पहचान होगी। डॉक्टर साहब, लगातार आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि अपने जन्मदिन पर सवा मणि रखना, गायों की पूजा करना, हम कई वर्षों से ये ट्रेक देख रहे हैं और धीरे धीरे सवा मणि बनने भी लगी है। हाल ही में अब नई गौशाला की बात करें, भवानी अहिंसा गौशाला, जो छोटे से रूप से शुरू हुई थी, अब वहाँ दानदाता बढ़ चढ़ कर भी दान दे रहे हैं। ऐसे में टीकाकरण अभियान जो है, एक टीका लगभग गाय के लगाने का, वो कितने का आता है और अब तक कितने टीके जो आप भवानी मंडी क्षेत्र के आसपास लगा चुके हैं? सर, ये जो भवानी अहिंसा गौतीरथ सेवा संस्थान की तरफ से 3000 डोज लावारिस गौ माता के जो वितरण कर रही है, उसके लिए मंगाए गए थे। उसमें से अभी 2975 कुल टीकाकरण हमारी भवानी अहिंसा गौतीरथ सेवा की संस्थान की टीम और हमारे पशुपालन विभाग के मेरे पचपाड़ तहसील के जो पशुधन सहायक हैं, कंपाउंडर हैं, उनकी 12 कंपाउंडरों की टीम ने दिन रात मेहनत करके, रात को 12 बजे तक मेहनत करके और ये 2975 टीका लगाए हैं। और बहुत ही जल्दी हम सारी जितनी भी गौशाला हैं और जितनी भी लावारिस गौवंश है, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी निराश्रित गौवंश बिना टीका के नहीं रहे और बिना इलाज के अभाव में कोई जनहानि नहीं हो, इसके लिए हमारी टीम पूरी आश्वस्त है और उसी जोश के साथ रात को 12 बजे तक भी काम करती है और उसी जोश के साथ सुबह उठ करके हमारे साथ में कंधा से कंधा लड़ा करके पूरी पशुपालन विभाग की टीम, गौशाला की टीम सुबह 8 बजे हमारे साथ खड़ी रहती है। और उसी ऊर्जा का नतीजा है कि आज झालावाड़ जिले में भवानी मंडी एक छोटा सा नोडल है जी, उसने 2975 का जो लक्ष्य टारगेट प्राप्त किया, कोटा डिवीजन का सबसे बड़ा लक्ष्य, डिवीजन का जो सबसे बड़ा हमने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है कि इस महामारी में हमारी गौशाला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए और लावारिस जो विचरण कर रही है उस गौमाता के लिए टीके उपलब्ध कराए। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस तरह से 800 गाय बड़ी गोपाल गौशाला में संचालित है, वहाँ भी आपने आज टीकाकरण किया, तो वहाँ के समिति के लोगों को क्या मैसेज दिया कि किस तरह से गायों की हमें रक्षा करनी चाहिए, कैसे उनको रखना चाहिए, क्योंकि गायें 800 बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं वो बीमारी के शिकार भी हो सकती है, तो क्या टिप्स दिए गए आज उनको? आज मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि उस गौशाला में भी मैं डेली प्रतिदिन जी 1 घंटे का समय डेली पहले से ही निकालता हूँ, जब बीमारी नहीं थी उससे पहले ही निकालता जी। तो डेली का जो मेरा रूटीन है, उस रूटीन में मैं डेली उनको लिख करके भी आता हूँ। और अब लंपी बीमारी से बचाव के लिए मैंने उनको डेली के लिए जो कैटल शेड है जी, जो उन कैटल शेड को डेली सफाई के लिए निर्देशित किया हुआ है। हाइपोक्लोराइड से डेली सप्ताह में एक बार हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जाता है। और अभी उन्होंने 850 डोज खरीदे हैं, उसमें से 675 डोज आज हमने सुबह हमारी पूरी टीम ने बरसात का मौसम होते हुए भी आज 675 डोज इस गौशाला में लगा दी है। बाकी शीघ्र ही 826 गौवंश उसमें संधारित हैं, हम कल उस पूरी गौशाला को वैक्सीनेट कर देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से 2 गौशाला शहर में संचालित हो रही है, लोगों के मन की बात करें तो समाज से भी लोग बढ़ चढ़ कर भी आगे आ रहे हैं। अभी आपने कहा कि आवारा पशु गायें जो रात में घूमती है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी क्या होनी चाहिए कि जो उनको हम एक जगह रख सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ज़्यादा गायें होने से भी गौशाला में गायें नहीं रख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उस किसान की भी होती है, उस ग्रामीण अंचल की भी होती है जो गायें अपनी छोड़ देते हैं, वो रोड पे आ जाती है, वो पानी के लिए तरसती है, वो रोटी के लिए तरसती है, वो अन्न दाने के लिए तरसती है, तो उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था उनको करनी चाहिए जिससे कि आवारा पशु जो धन है वो बाजार में ना घूमे? बिल्कुल सर, आपने सही मुद्दा उठाया कि अभी जो बेसहारा जो लावारिस गौवंश है जो रोड पे विचरण कर रहा है जी, वो कहीं से आया नहीं है, वो पशुपालक भाइयों ने ही छोड़ा गया। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, जैसे ही जो खेतों में जब फसल बोते हैं तो ग्रामीण अंचल की जितनी भी गौवंश है उस सारे के सारे गौवंश को जाकर के शहर की तरफ ले आते हैं जी। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि जो विचरण कर रही है उस गौवंश का करें क्या, क्योंकि हर गाय
गौशाला में नहीं रख सकते। बिल्कुल सर। गौशाला की एक कैपेसिटी होती है, जैसे अभी गोपाल गौशाला की जो कैपेसिटी 826 अभी गौशाला गाय हैं, और ये जो छोटी वाली गौशाला भवानी ईसा गौशाला है, इसमें 80 गौवंश संधारित हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा गौवंश इसमें अभी संधारित हैं। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा ये नहीं ले सकते, और यदि लेते हैं तो बाहर की बीमारी का जाने का खतरा भी है। इसलिए अभी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं, उनका पालना में हम उन गौवंश को बाहर से ले भी नहीं रहे हैं। अच्छा, लंपी बीमारी में अगर कोई गाय एक्सपायर होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो किस तरह से उसको उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ये जो लंपी बीमारी से जो ग्रसित गौमाता है, उसका यदि निधन होता है, मृत्यु होती है, तो उसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा निस्तारण किया जाता है जी। उस वैज्ञानिक विधि में शहर से दूर, आबादी से दूर, जल स्रोतों से दूर एक गड्ढा खुदवा के, लगभग 6 से 8 फीट का गड्ढा खुदवाते हैं। 6 से 8 फीट का गड्ढा खुदवा के उसमें चूना और नमक डाल करके वैज्ञानिक विधि से उसकी परत बना करके उसको दफना देते हैं। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास कोई जल स्रोत और आबादी नहीं रहे, जिससे कि संक्रमण का खतरा शून्य रहे, नगण्य रहे। जी। अब एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से टीकाकरण आप कर रहे हैं, तो आपकी जो गौशाला है, जो भवानी गौशाला है, जो लगातार वर्षों से काम कर रही है, हम उनसे भी बात करेंगे अगले भाग में। लेकिन समाज के जो जागरूक हैं, जो भामाशाह हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, शायद आप जानकारी में होगा कि 12 रुपये का एक टीका जो है वो आप लगा रहे हैं। ऐसे में 3000 टीके आप लगा चुके हैं। तो आगे और टीके की व्यवस्था के लिए क्या विकल्प है आपके पास? सर वैसे राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार हमें हो सकता है कि अगले वीक में वैक्सीन मिल जाए जी। फिर भी मैं भामाशाहों से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी भामाशाह हैं, कोई भी निराश्रित गौवंश हो चाहे आश्रित गौवंश हो, उस गौवंश के लिए आप भामाशाह बन के 1 वायल का, 10 वायल का, 5 वायल का, जितने भी वायल का आप खर्चा वहन कर सकें, उसको आगे बढ़ करके आपको एक कदम आगे बढ़ के इस पहल को करना चाहिए। जिस तरह से भवानी ईसा गौशाला ने एक उद्देश्य धारण किया है कि कोई भी निराश्रित गौवंश ऐसा नहीं रहे जिसके टीकाकरण नहीं हो जी। उस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आप नगर के बाहर जो ग्रामीण अंचल है, उस ग्रामीण अंचल में भी अपने जो भामाशाह हैं, उन भामाशाहों को जो नगर के अलावा जो गौवंश है उसके टीकाकरण का खर्च इस भामाशाहों को आगे आकर के देना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट के पैसे आकर के गौशालाओं को देने चाहिए। गौशालाओं में आकर के हरे चारे के लिए 1 ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 10 रुपये का, 20 रुपये का, जितनी श्रद्धा हो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उन गौशालाओं में दान करें, जिससे कि गौमाता, जिसको अपन माता का दर्जा देते हैं, उस माता की रक्षा हो सके। हमारा एक अभियान है जी कि यदि सर गौमाता बचेगी तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो ये प्रकृति बचेगी। क्योंकि यदि गौमाता नष्ट हो रही है, आप मान के चलिए कि गौमाता के बराबर इम्यूनिटी किसी भी जानवर में, किसी भी आदमी में नहीं है। फिर भी ये गौमाता संक्रमित हुई है, इसका मतलब इस जो वायरस है, इसकी जो संक्रमण की क्षमता है, उसको अपन इस क्षमता से पहचान सकते हैं। अभी मैंने गौशाला में एक नया ट्रीटमेंट किया है जी, जिसके तहत हम फिनाइल और गौमूत्र 10 लीटर फिनाइल में 10 लीटर गौमूत्र में 1 लीटर फिनाइल मिला रहे हैं। ओके। और उससे स्प्रे करा रहे हैं पूरे में, जिससे कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो। पर मेरे समझ में, और ये एक शोध का भी विषय है कि इतनी इम्यूनिटी पावर होने के बाद भी गौवंश हमारा बीमार है, आखिर क्या कारण रहे होंगे? ये शोध का विषय है कि गौमाता क्यों बीमार हुई। जो माता जो दूसरों को सही करती है, जिसका हर उत्पाद बीमारी में काम आता है, वो क्या कारणों से इस वजह से बीमार हुई, इसका शोध का विषय है। बाकी जो आपके चैनल ने, खबर 24 न्यूज ने इतना बढ़ चढ़ करके और जागरूकता अभियान जो चलाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक आखिरी मैसेज जनता को ये देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गाय हमारी माता है, फिर भी गाय प्लास्टिक खाती है तो उसे हम रोकते नहीं हैं। उसे हम खुद प्लास्टिक बाहर फेंकते हैं, जिससे कि वो उसके शरीर में नष्ट पैदा होती है और वो ख़राब हो जाती है, जिससे कि कई लक्षण जो बीमारियों के भी होते हैं। तो आप खबर 24 के माध्यम से शहर की जनता को, ज़िले की जनता को ये मैसेज दें कि आप गाय जब आपके घर के बाहर आती है, अगर कोई ऐसी चीज़ें खाती है तो उसको आप रोकें। बिल्कुल सर, जो मैं सभी बुद्धिमान वरिष्ठ जन और प्रबुद्ध जन जी
इन सभी के घर वालों से और विशेषकर गृहिणियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप घर में कोई खाने पीने की चीज बचे, सब्जी के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं और कोई खाने योग्य चीज है जिसका छिलका आप क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उस थैली को बांध करके फेंक देते हैं घर के बाहर। उस थैली को गौ माता खाती है, थैली सहित वो छिलके भी अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम माता का दर्जा देने वाली गौ माता के लिए उस मौत का कारण बन रहे हैं। ये ध्यान रखें कि वो थैली आपने जो बाहर फेंकी थी वो श्राप बन रही है। वो गौ हत्या करी आपने, उसकी गौ माता की जो हत्या का जो आप पे हत्या लगी है, इस हत्या से निवारण का मेरा आपसे, नगर पालिका से और खबर 24 चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि जो भी पॉलिथीन है, बिल्कुल शहर हमारा पॉलिथीन फ्री होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण भी बचेगा, गाय भी बचेगी और हमारे क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं। बिल्कुल। जो गाय का दूध पी रहे हैं तो हम जैसा खिलाएंगे वैसा पिएंगे, तो इसलिए हम पी तो वही रहे हैं जो आप प्लास्टिक खिला रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र को भी नष्ट कर रहा है, हमारे जैविक तंत्र को भी नष्ट कर रहा है और पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। आप एक गाय बचाएं, प्रकृति बचाएं, इसी अभियान के तहत आप काम करें। और एक और लास्ट अपील है सर मेरी आपकी तरफ से, बिल्कुल, कि प्रत्येक गौवंश को यदि बचाना है जी, तो मेरा एक अभियान था, पहले भी मैं हर गौशाला में जाता हूं तो इस अभियान के बारे में बात करता हूं कि पॉलिथीन तो आपको खिलानी नहीं है। दूसरा, प्रत्येक घर से प्रत्येक दिन का 1 रुपया भी, प्रत्येक घर 1 रुपया प्रतिदिन यदि दे तो 365 रुपये एक घर के हिसाब से, यदि नजदीकी गौशाला में, नजदीकी गोवंश जहां पाला जा रहा है वहां पे यदि आप भामाशाह के रूप में प्रति साल 365 रुपये पर डे प्रति घर से दिया जाए तो कोई भी गौवंश बिना किसी अनुदान के गौशाला संचालित हो जाएगी और हमारी गौवंश का भी संरक्षण होगा और आप भामाशाह के रूप में भी दान देंगे। आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करेंगे। जय श्री राम। देखा आपने, ये थे डॉक्टर गोपाल गुर्जर जो कि लगातार समाज सेवा में अग्रसर होते हैं। लंपी बीमारी के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी कि कैसे लंपी बीमारी से बचा जाता है और टीकाकरण ही इसका उपाय है, बचाव है। हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, जो कि अहिंसा गोवंश के जो समाज सेवी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने टीके की व्यवस्था की है और 3000 अधिक गायों के उन्होंने टीका लगवाए हैं। हम आगे समय पर गोपाल जी को बुलाते रहेंगे और समाज के हित में, आपके हित के लिए हम आगे भी ऐसे खास मुलाकात में प्रोग्राम करते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर 24 न्यूज। खास मुलाकात, लंपी बीमारियों से बचाव, टीकाकरण। नमस्कार।